जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। यदि जो भी मेरे भाई क्लास 8 में क्लास 8 में पढ़ रहे हो तो वो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने से आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसे छात्रवृत्ति योजना के बारे में जो बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा हो वो इस फॉर्म को भर सकता है, जिसको कि भरने के बाद वो क्लास 9, 10, 11 और 12 तक स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकता है। तो आइए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं आपको राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति योजना के बारे में। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति योजना ये हर जिले में उपलब्ध होती है, लेकिन बहुत सारे गांव के जैसे देहात बच्चे होते हैं जो कि इसके बारे में नहीं जान पाते हैं, वो इस छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति योजना क्या होती है और इसको कैसे ऑनलाइन भरना पड़ता है और इसमें कौन कौन सा एग्जाम का पैटर्न होने वाला है और किस प्रकार से आप 12,000 रुपया प्रति वर्ष, यानी कि यदि क्लास 8 में आप पास कर लेते हो तो 9, 10, 11, 12 तक आप 12 हज़ार रुपया प्रति ईयर आप स्कॉलरशिप के रूप में पा सकते हैं। ये योजना केंद्र सरकार की तरफ से होती है। यहाँ तक कि मैं खुद इस योजना के से लाभ उठा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को आपको पूरे अच्छी प्रकार से समझाते हैं। यदि जो भी डाउट होता है तो आप इस कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन में और आपको अच्छी प्रकार से समझाते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है और इसमें कैसे कैसे पैटर्न से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न आते हैं, ये कितने अंक का ये पूरा प्रश्न पत्र होता है, कितने समय में इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है, यानी कितने समय का प्रश्न पत्र रहता है। तो चलिए आइए आपको पूरे बेसिक नॉलेज से जानकारी देते हैं। यदि इसको समझने के बाद यदि आप पूछे कोई कोर्स को, तो इसका कोर्स आप 15 मार्च से 15 मार्च से मैं इसके कोर्स के बारे में आपको पूरे अच्छे नॉलेज से पढ़ाने वाला हूं और आप बिना देरी किए इसका लास्ट डेट 15 मार्च तक है, उससे पहले आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। और बाकी चलिए आइए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको पूरे अच्छे प्रकार से इसके बारे में समझाते हैं। चलिए दोस्तों, आपको इससे संबंधित कुछ जानकारी देते हैं। यदि हम चाहें तो इसको ब्लैक बोर्ड पर भी समझा सकते थे, लेकिन आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट का जो नोटिस है उसको हम पढ़ के आपको दिखाएंगे तो आप में ज़्यादा बिलीव होगा कि नहीं ये बातें सही है। तो इसमें कोई बनावटी नहीं होता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप क्लास 8 में हो तो आप ज़रूर इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाएं, क्योंकि मैंने भी इसको किया है, मैं भी इससे लाभान्वित हूँ, मैं भी इसको पाया हूँ। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊँ। तो आप केवल 5 या 10 मिनट टाइम निकालिए, आपको सब कुछ समझा देते हैं। आपके माइंड में जो भी प्रश्न उठ रहे होंगे वो सब कुछ हम बता देते हैं। तो चलिए एक एक निर्देश को पढ़ के आपको सिखाते हैं। तो चलिए आपको कुछ आवश्यक निर्देश समझाते हैं। फर्स्ट नंबर पे है कि इस परीक्षा में वही विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने 2020 या 2021 में कक्षा 7 पास किया हो और इस समय वो 8 में पढ़ रहा हो, इसका मतलब यही होगा। आगे दूसरा है कि वर्तमान सत्र में यानी कि 2021-22 में राजकीय, स्थानीय निकाय या अशासनिक सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8 में पढ़ रहा हो तो वो इस राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति योजना 2022-23 का ये जो परीक्षा आवेदन है कर सकता है। तीसरा बात ये होता है कि जो उसकी अभिभावक की सकल वार्षिक आय यानी कि जो उसका आय है वो वार्षिक आय 1.5 लाख से कम हो या 1,50,000 से कम हो, अधिक न हो। चौथा, कुछ लोगों के प्रश्न में माइंड में ये प्रश्न होता है कि उसका परीक्षा कहाँ पे होगा। तो भाई साहब, परीक्षा आपकी जो जनपद होता है उसके एक केंद्र निर्धारित किया जाता है, उस पर एग्ज़ाम होगा। अब बात करें कि फॉर्म ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है। फिर
छठा नंबर प्रश्न, छठा नंबर हो जाएगा कि परीक्षा तिथि का जो सूचना समाचार पत्र के माध्यम से बाद में दी जाएगी। आप लोग पूछेंगे कि फिर एग्ज़ाम कब होगा, तो वही बता रहे हैं कि समाचार पत्र में एग्ज़ाम का डेट दिया जाएगा। फिर ये जो सातवां निर्देश है, इसका मतलब ये है कि यदि आप शारीरिक रूप से मतलब कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम है शारीरिक रूप से, या फिर यदि आपके घर में कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, तो उसका एक आपको प्रमाण पत्र मिला होगा, तो वही यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जो भी यदि प्रमाण पत्र मिला होगा वो अपलोड करेंगे तो आपको थोड़ी सी कुछ आरक्षण मिल सकता है। सातवां नंबर का यही मतलब है। अब कुछ और बताते हैं आपको। अभ्यर्थी के लिए आवश्यक कुछ निर्देश क्या क्या है। तो इस परीक्षा में वे छात्र सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2020-21 में कक्षा 7 में न्यूनतम कम से कम आपको 55% आप पाए हों कक्षा 7 में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग पा जाते हैं। फिर इसमें कुछ छूट भी दिया जाता है। यदि आप अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको 5% और छूट मिलेगा। लेकिन यदि इसमें दिया गया है कि यदि आप कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण इस वर्ष की परीक्षा छोड़ दी गई है, इसलिए योजना वर्ष 2022-23 के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में कक्षा 8 के सभी छात्र जिन्होंने कक्षा 7 से पदोन्नत या फिर उत्तीर्ण किया है, वे राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। साथ ही साथ अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, चलिए अब आगे देखते हैं। यदि कुछ लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि ये फेक है, तो भाई साहब ये इसमें कोई फेक या फिर बनावटी नहीं है, क्योंकि मैं इस खुद योजना से मैं लाभान्वित हूँ। यानी ये राष्ट्रीय आय से मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और मैं आगे चल के आपको सब कुछ बताऊंगा कि राष्ट्रीय आय को क्वालिफाई करने का क्या क्या एकदम आसान तरीके होते हैं, क्योंकि मैं उन तरीकों को अपनाया हूँ और खुद मुझे मिले हैं। इस साल मेरा लास्ट ईयर था और ये सब मेरा सब पूरा कंप्लीट हो गया मिलके 4 वर्ष का। आगे अभी आपको बताएंगे कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कितने टाइम का, वो सब आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिए। दूसरा है कि वर्तमान सत्र 2021-22 में यदि वो राजकीय, स्थानीय या फिर अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो वे छात्र छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना की परीक्षा का आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि वे जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर कोई आवासीय या फिर सैनिक विद्यालय या फिर केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत हो तो वो छात्र इस परीक्षा में बैठने हेतु अर्हता नहीं है, यानी कि उनको बैठने का अधिकार नहीं है। आगे इस परीक्षा में यदि आप पास हो जाते हो तो कक्षा 9 में यदि आप जाएंगे तो 9, 10, 11, 12 इन सब को आपको फिर से क्या करना होगा, नवीनीकरण हेतु, मतलब कि बोल सकते हैं कि हर साल आपको बस रिन्यूअल करवाना होगा। तो उसके लिए वेबसाइट दिया गया है www.scholarship.government.in पे आपको डाटा स्वतः अपलोड करना होगा, जिसके लिए पोर्टल होता है NSP पोर्टल। इसके दौरान सभी लाभार्थियों द्वारा डाटा अपलोड न किए जाने या फिर जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि आप इसको मतलब कि आप समझ सकते हैं कि यदि आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो यही बता रहा है कि NSP वेबसाइट पे आपको हर साल आपको 9, 10, 11, 12 में आपको ये डाटा रिन्यूअल करवाना होगा। लेकिन एग्ज़ाम तो केवल एक ही बार होता है, आप मत समझिए कि एग्ज़ाम बार बार होगा, नहीं। एक बार एग्ज़ाम होता है, फिर बार बार आपको कक्षा 12 तक आपको फिर से उसको रिन्यूअल करवाना होगा। इसके लिए वेबसाइट इस बताया गया है। आगे जो कक्षा 9 से 12 तक राजकीय, स्थानीय या निकाय या फिर एवं अशासनिक सहायता प्राप्त केंद्र या फिर जैसे में केंद्रीय, जवाहर नवोदय विद्यालय, आवासीय विद्यालय को छोड़कर अन्य किसी संस्था में पढ़ रहा हो, यदि वो पढ़ेगा ऐसे ही कॉलेज में तो भी तभी भी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने लगते हैं या ऐसे कुछ विद्यालय में तो नहीं।
जिस कक्षा से यदि आप 8 में पढ़े हों, जैसे मान लीजिए कोई राजकीय विद्यालय से पढ़ रहे हो, तो आपको 12 तक राजकीय कॉलेज में ही पढ़ना होगा। इसका मतलब ये। आगे देखिए, जिन्होंने कक्षा 8, 9 और 11 की परीक्षा में कम से कम 55% और कक्षा 10 की परीक्षा में 60% अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 5% की छूट के साथ उत्तीर्ण होगा, तभी आपको एग्ज़ाम जो आप देंगे तो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि आप 8, 9, 11 में आपको 55% लाना अनिवार्य है, और यदि आप 10 में 60% लाएंगे तभी आप का ये जो छात्रवृत्ति का जो लगातार नियम है वो मिलती रहेगी। लेकिन यदि आप अनुसूचित जाति से या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 5% छूट, यानी कि 10 में आप 55% भी लाएंगे तो इस छात्रवृत्ति का लाभ उठा पाएंगे। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों की प्रत्येक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु NSP पोर्टल पर डाटा अपलोड एवं सत्यापित करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई होगी। यानी आपको ये बताना है कि यदि आप प्रत्येक साल यदि परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो आपका जो स्कूल का जो मार्कशीट मिलेगा तो वही आपको प्रत्येक साल वो छात्रवृत्ति का नवीनीकरण हेतु NSP पोर्टल पर डाटा अपलोड करना होगा। फिर आगे, जो इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभान्वित नहीं ले रहे होंगे, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा जो आयोजित की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना प्रावधानों के अनुसार कोई भी लाभार्थी एक ही छात्रवृत्ति के अंतर्गत छात्रवृत्ति ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि 2 योजना नहीं हो, यानी कि आप केंद्र सरकार की केवल एक छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप मान लीजिए ये इसको निकाल लेते हैं तो आपको मान लीजिए आपका पैसा आने लगा 12,000 रुपये प्रति सालाना या फिर 1,000 रुपये प्रति महीना, तो यदि आप सोचें कि इसके साथ साथ और कोई स्कॉलरशिप जो कि केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की हो, तो आप उसको नहीं भर पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की केवल एक भरेंगे और एक राज्य सरकार से भर सकते हैं। अब आगे, अपने सफल एवं फ्रेश नवीनीकरण हेतु आर्य परीक्षक को अपने खाते को अपना आधार से संबंधित करवाना अनिवार्य है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जो भी स्पेशली रूप से इसमें की तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है वही इसमें खाता होना चाहिए, और वो भी खाता आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यही कहने का मतलब है, क्योंकि भाई साहब उसी में आपका पैसा आने वाला है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संबंधित निर्देश, यानी कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो कौन कौन सा निर्देश का पालन करना होगा। सबसे पहले तो आपको जो प्रवेश पत्र होगा वो डाउनलोड करके उसकी प्रति अपने पास रख लेनी होगी, यानी एक फोटोकॉपी अपने पास रखना होगा और एक पेपर देने जब जाएंगे तब उसको लेके जाएंगे। दूसरा है, परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पहले उस केंद्र पे पहुंच जाए और अपना क्रमांक और आवश्यक स्थान ग्रहण कर लें। दूसरा है कि कैलकुलेटर, मोबाइल, टैबलेट आदि कुछ नहीं लेकर जाना है। अब मेन बात यहाँ पे होती है भाई साहब, परीक्षा एक सत्र में यानी 2 भागों में विभाजित रहेगी। फर्स्ट में आपको रीजनिंग दिया जाएगा जिसको बोलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें आपको 90 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। फिर दूसरा भाग में आपको दिया जाएगा 90 प्रश्न, उस मतलब कि पहले वाले पेपर में भी 90 प्रश्न रहेगा और 90 सभी प्रश्न जो रहेंगे रीजनिंग से रहेंगे, और जो दूसरा भाग आपको मिलेगा उसमें 90 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि 15 आपको विज्ञान, 35 सामाजिक विज्ञान और 20 गणित होंगे। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बताएंगे कि इसकी तैयारी किस पुस्तक से करेंगे और कहाँ पे करेंगे बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आप लोग जिस रास्ता से गुजरने वाले हैं हम उससे गुजर चुके हैं, तो हम आपको सही निर्देश देंगे। 5वां नंबर पे है कि प्रथम भाग में जो 90 मिनट का समय निर्धारित रहेगा, यदि आप शरीर से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट का समय है। यानी कि यदि आप नॉर्मली फ्रेश हैं, यदि आपको कुछ विकलांग नहीं है तो आपको 90 मिनट मिलेगा, लेकिन यहीं पे आपके पास मतलब मान लीजिए कोई शारीरिक रूप से कोई
दिक्कत है, मतलब कि इसको बोल सकते हैं विकलांग है, तो उसको 120 मिनट का समय मिलेगा, पहले प्रश्न पत्र में भी और दूसरे प्रश्न पत्र में भी। आगे बात करते हैं कि जो प्रश्न रहेंगे सभी 1 नंबर के रहेंगे, मतलब कि एक प्रश्न 1 नंबर का, इसमें कोई ऋणात्मक अंक नहीं होने वाला है। आगे बहुत सारे स्टूडेंट यही दिक्कत करते हैं कि वे प्रवेश पत्र पे अच्छे से अपना नाम क्रमांक सब नहीं भर पाते हैं। तो भाई साहब आपको बता दें कि प्रवेश पत्र पे केवल आपको अनुक्रमांक को ही उत्तर पर निर्धारित स्थान पे लिखना होता है। कुछ लोग अपना नाम भर देते हैं लेकिन नाम नहीं भरना होता है। आगे उत्तर पत्र या फिर प्रश्न पुस्तिका में किसी भी भाग पे अपना नाम नहीं लिखना होगा, ये आप ख्याल कीजिएगा। हम लोग कुछ देखते हैं नहीं, केवल हमको ऐसा खाना मिल जाता है, खट अपना नाम भर देते हैं। लेकिन भाई साहब नाम मत भरिएगा, वहाँ पे आपको ये खाना रहेगा तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा क्या बोल रहा है। उसमें आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो आपके प्रवेश पत्र पे रहेगा, उसको भरेंगे। यही सारे बालक बहुत दिक्कत करते हैं, जिससे कि बाद में वो कहेंगे कि हमारा रिजल्ट ही नहीं शो कर रहा है। तो उनका वो अपनी गलती देंगे नहीं, वो देंगे इस पेपर वाले की। फिर आगे दे रहा है कि उत्तर देने के लिए केवल नीली एवं काली बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। उत्तर को प्रश्न पत्र में निर्देशानुसार ही अंकित करना होगा। ठीक है। आगे कक्ष निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। और ऑनलाइन का अंतिम तिथि आपको बताई दी है कि 15 मार्च 2022 तक है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 15 मार्च 2022 तक है। सभी लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जो भी बच्चे 8वीं पढ़ रहे हैं। बस समाप्त। और इसमें बोल रहा है कि परीक्षा समाप्त होने के पश्चात आप उत्तर पत्र कक्षक को जमा कर दें, तो वो सभी जमा करते हैं लोग। और 17वां परीक्षा समाप्त होने के पश्चात जो प्रश्न पत्र है अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा। जो प्रश्न पत्र आपको रहेगा वो घर ले जाने के लिए आपको मिलेगा। तो चलिए आइए अब काम की बात कर लेते हैं। कौन सी बात? काम की बात। यदि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको राष्ट्रीय आय में इंटरेस्ट है। तो पता है ना, जो ज़्यादा समय जिसमें देता है उसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो भाई साहब हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से मेरी स्ट्रेटजी थी इस एग्ज़ाम को पास करने की, वो सब मैं आपको शेयर करूँगा। बस केवल आपको क्या करना होगा कि 15 मार्च तक आपको अपने फॉर्म ऑनलाइन करवा देने होंगे। फिर मैं खुद ये राष्ट्रीय से संबंधित प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको वीडियोस दूंगा, जिससे कि आप इसका एक नोट्स तैयार करेंगे और उस नोट्स से आप पढ़ेंगे। और जब नोट्स काफ़ी हद तक हम लोग पढ़ लेंगे तब आपको मैं एक बुक को सजेशन करूंगा, जिसको कि आप पढ़कर एकदम आसान तरीके से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें पता है ज़्यादा आपको नंबर लाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 90 नंबर रीजनिंग है और 90 नंबर मैथ, इतिहास, भूगोल वो सब है। तो आप क्या करेंगे, 90 में केवल यदि आप 50%, मतलब समझिए 45 नंबर और इसमें 45 नंबर, मतलब कि दोनों में आपको पास होना चाहिए। आप सोचिए, देखिए मान लीजिए 90 180 नंबर का पूरा क्वेश्चन रहेगा। यदि आप दोनों में पास हो जाते हैं, दोनों में 90 नंबर मिला के लाएंगे तब भी आप पास कर जाएंगे। और यदि आप गलती करते हैं कि रीजनिंग में मान लीजिए आपने 80 कर दिया, मान लेते हैं कि कोई रीजनिंग का पेपर था उसमें आपने 80 नंबर ला दिया, ठीक है। और यदि जो दूसरा पेपर आपको सेकेंड पेपर मिला उसमें आपने मान लीजिए 20 नंबर का किया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए भले ही आप 100 नंबर ला दिए तो आप इसमें फेल माने जाएंगे। और कोई बालक मान लीजिए रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस कर दिया और सेकेंड पेपर में भी उसने 45 नंबर का किया, तो इसका टोटल नंबर 90 और आपका कितना 100। लेकिन ये जो बालक है वो बाजी मार लेगा आपसे और आप हार जाएंगे। तो यही होता है तरीका, कोई प्रश्न को सॉल्व करने का और एग्ज़ाम को पास करने का, यही तरीका होता है। मतलब कि आपको जितने भी एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न रहेंगे और जितने भी पार्ट में विभक्त रहेंगे उनमें सभी में आपको पास होना है।
ऐसा नहीं कि किसी में एकदम कम नंबर लाना है, किसी में एकदम ज़्यादा, तो भाई साहब आप उसमें फेल माने जाएंगे। तो चलिए अभी बातें मुलाकातें तो होती रहेंगी, तो मैंने सोचा इसको बना देते हैं इस वीडियो को, जिससे कि जो भी मेरे भाई क्लास 8 में हो वो भी यार, देखो पैसा होता है तो सभी सोचते हैं कि मैं ये काम करूँगा, ये किताबें खरीदूँगा, ये पुस्तक खरीदूँगा, इस कॉलेज में नाम लिखवाऊँगा। तो ये केंद्र सरकार की ओर से एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, जो कुछ होगा उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जब एग्ज़ाम का डेट आएगा तो मैं खुद इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, और इसके कोर्स से संबंधित मैं आपको खुद पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको थोड़ी भी घबराने की आवश्यकता है नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में बोल सकते हैं, जिससे कि मैं कमेंट को पढ़ता हूँ और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।